Welcome to Online Study Corner. Sinwulf, the first Anglo-Saxon poet, is the topic of our lecture today. So let's begin the lecture with this wonderful poet. Sinwulf फर्स्ट एंग्लो सेक्शन पोएट था जिसने अपनी पोएम्स को साइन किया, और वैसे टोटल 4 पोएट्स थे एंग्लो सेक्शन पोएट्री से रिलेटेड थे जिन्होंने अपनी पोएम्स को सिग्नेचर दिया था, अपना नाम दिया था। उन्हीं में से एक पोएट है सिनवुल्फ। सिनवुल्फ को हम एक वंडरिंग ग्ली मैन के तौर पर जानते हैं, लेकिन बाद में एक क्रॉस के विजन को देखने के बाद वो एक पोएट के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये जो क्रॉस था जिसको देखने के बाद वो पोएट्री लिखने के लिए प्रेरित हुआ, उस क्रॉस का वर्णन ड्रीम ऑफ द रूड के अंदर किया गया है। हेंस ड्रीम ऑफ द रूड बहुत ही वंडरफुल पोएम है जो सिनवुल्फ को एट्रीब्यूट की गई है। लेकिन ड्रीम ऑफ द रूड को रीड करने से पहले हमें कुछ इससे संबंधित दूसरी थिंग्स को भी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रीम ऑफ द रूड की ऑथरशिप है वो बहुत ही डिस्प्यूटेड है। बहुत सारे राइटर्स का मानना है कि जो ड्रीम ऑफ द रूड है वो सिनवुल्फ ने नहीं लिखी बल्कि कैडमन ने लिखी है। कुछ का मानना है कि सिनवुल्फ ने लिखी है। तो इसे रीड करने से पहले हम उसके दूसरे वर्क्स को देखते हैं। अनदर वर्क है क्राइस्ट, जुलियाना और एलेना, राइट। सिनवुल्फ को बियोवुल्फ के अननोन ऑथर के बाद एंग्लो सेक्शन पोएट्री के टाइम का सबसे महान पोएट माना जाता है। यद्यपि जो सिनवुल्फ है वो ऐसे अर्ली पोएट्स में से एक है जिसने अपनी पोएट्री को सिग्नेचर किया था, लेकिन ये जो सिग्नेचर थे ये सीधी फॉर्म में नहीं किए गए थे, बल्कि इनको रून्स की फॉर्म में किया गया था। किस फॉर्म में किया गया था? रून्स की फॉर्म में। अब ये रून्स क्या होता है? जो रून्स है वो कुछ कोडेक्स होते हैं, कोड्स होते हैं। मतलब सीधा नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि कोड्स की फॉर्म में नाम लिख के उससे सिग्नेचर कर दिया जाता है, और बाद में उन कोड्स को पढ़कर देखा जाता है और फिर समझा जाता है कि क्या ये जो कोड्स हैं ये किस पोएट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उसने रून्स में यानी कोड्स की फॉर्म में सिग्नेचर किया था अपनी पोएट्री को। और जो रून्स है वो होती है प्रिमिटिव लेटर्स ऑफ एंशिएंट ओल्ड इंग्लिश। ये रून्स क्या थी? ओल्ड इंग्लिश में लिखे जाने वाली बहुत ही साधारण से लेटर्स थे, बहुत ही साधारण से अक्षर थे, जिनको मिलाकर क्या बना दिया जाता था? एक कोड बना दिया जाता था, और उस कोड को रून्स कहते थे। इसी फॉर्म में सिनवुल्फ ने अपनी पोएट्री को साइन किया था, राइट। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोएट्री थी जिनको कि सिनवुल्फ ने साइन किया था, वो थी द क्राइस्ट, उसके बाद जुलियाना, एक थी फेट्स ऑफ द एपिस्टल, द फेट ऑफ द एपिस्टल। ये जो पोएम्स थी ये सिनवुल्फ के द्वारा साइन की गई पोएम थी, लेकिन इसके अलावा कुछ पोएम्स थी जिन्हें उसने साइन नहीं किया था, अनसाइंड पोएम्स थी। वो अनसाइंड पोएम्स कौन सी थी? एंड्रियास, द फीनिक्स, और द ड्रीम ऑफ द रूड, द ड्रीम ऑफ द रूड। और यही कारण है कि इन पोएम्स की जो ऑथरशिप है वो अभी डिस्प्यूटेड है। बहुत सारे राइटर्स का, स्कॉलर्स का मानना है कि ये तीनों पोएम सिनवुल्फ के द्वारा लिखी गई है, लेकिन कुछ का क्या मानना है कि ये पोएम सिनवुल्फ ने नहीं लिखी है, राइट। अब देखो, अगर हम बात करें उसकी उन पोएम्स की जो कि साइन पोएम थी, जैसे द क्राइस्ट। अगर क्राइस्ट पोएम की बात करते हैं तो क्राइस्ट एक डायडेक्टिक पोएम है। डायडेक्टिक यानी कि उपदेशात्मक पोएम है। इस क्राइस्ट नाम की पोएम के अंदर कौन सी पोएम है? क्राइस्ट। क्राइस्ट नाम की जो पोएम है वो डायडेक्टिक है, और इसको क्राइस्ट पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो नेटिविटी से रिलेटेड है। नेटिविटी क्या होता है? यीशु के जन्म से रिलेटेड, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है वो एसेंशन से रिलेटेड है।
एसेंशन यानी कि राज्याभिषेक से रिलेटेड है, और जो थर्ड पार्ट है वो डूम्सडे से यानी कि अंतिम दिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्राइस्ट पोएम है वो यीशु के जन्म से लेकर डूम डे तक को वर्णित करती है। इसके बाद अगर बात करें कि जो क्राइस्ट पोएम है उसका सोर्स क्या था, क्राइस्ट पोएम के अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो जो सोर्स था माना जाता है कि पार्टली उसके दो सोर्सेस थे। जो बहुत थोड़ा सा भाग है वो लिया गया है चर्च की लिटर्जी से। चर्च लिटर्जी एक तो इसकी पोएम्स का सोर्स होता है। चर्च लिटर्जी क्या है? चर्च लिटर्जी का मतलब होता है चर्च से संबंधित जो पूजन पद्धति होती है। लिटर्जी यानी कि पूजन पद्धति, चर्च से संबंधित पूजन पद्धति। और जो दूसरा सोर्स है उसकी पोएट्री का वो है होमिलीज ऑफ ग्रेगरी द ग्रेट। होमिलीज ऑफ ग्रेगरी द ग्रेट। होमिलीज क्या होता है? अब होमिलीज का मतलब होता है उपदेश या रिलीजियस उपदेश। ठीक है, तो उसके पोएम्स के दो सोर्सेज रहे, एक तो चर्च की लिटर्जी, चर्च की पूजन पद्धति, और दूसरा ग्रेगरी द ग्रेट के उपदेश। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पोएम के बारे में, तो वो नेक्स्ट पोएम कौन सी है? एंड्रियाज एंड दी एलेनाज। एंड्रिया वो पोएम थी जिस पर की सिग्नेचर नहीं किए गए थे, अनसाइंड पोएम थी ये, इसी वजह से इसकी जो ऑथरशिप है वो डिस्प्यूटेड है। इसी तरह से एलेन पोएम, ये दोनों पोएम की जो ऑथरशिप है वो डिस्प्यूटेड है। लेकिन फिर भी अगर हम ये माने कि ये पोएम्स दोनों की दोनों किसने लिखी है? सिनवुल्फ ने लिखी है, अगर ये मान लिया जाए, जैसा कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने माना है, और सिनवुल्फ को ये दोनों पोएम्स एट्रीब्यूट की गई है, उसके द्वारा लिखी गई मानी गई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंड्रयूज है वो सेंट एंड्रयूज की कहानी है, जो अपने एक साथी सेंट मैथ्यू को बचाने के लिए समुद्र को क्रॉस करके जाता है। और किससे बचाने के लिए जाता है? वो समुद्र से क्रॉस करके वो कैनिबल से, नरभक्षियों से बचाने के लिए उसको जाता है। इसी तरह से जो एलेन पोएम है, ये जो पोएम है एलेन, इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है वो है हेलेना। हेलेना के नाम पर ही इस पोएम का नाम क्या है? एलेन है। तो ये जो एलेन पोएम है इसमें हेलेना सब्जेक्ट मैटर के रूप में वर्णित की गई है, जो कि क्रू क्रॉस को फाइंड आउट करती है। राइट, अब देखो इस पोएम में जो हेलेना है वो क्या करती है? क्रू क्रॉस को फाइंड आउट करती है। और जो हमारी नेक्स्ट पोएम है, कौन सी है नेक्स्ट पोएम? ड्रीम ऑफ द रूड, उसमें भी हमें एक रूड के बारे में यानी कि एक क्रॉस के बारे में बताया गया है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि जो एलेन पोएम है और ड्रीम ऑफ द रूड है, दोनों के अंदर क्रॉस का वर्णन है और दोनों क्रॉस की खोज के बारे में बताती है। सो बोथ द पोएम्स आर रिटन बाय सिनवुल्फ, ऐसा मोस्टली स्कॉलर्स का मानना है। अब हम उसकी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस पोएम के बारे में पढ़ेंगे, द ड्रीम ऑफ द रूड के बारे में। अब ये जो रूड है, ये रूड वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रॉस। क्रॉस यानी कि जो चर्च के अंदर क्रॉस होता है जिस पर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन किया गया था। इस पोएम को हम डिटेल में रीड करेंगे। द पोएम इज सेट अप विद द नरेटर हैविंग अ ड्रीम। इस पोएम में एक नरेटर है जिसको कि एक ड्रीम आता है, और इस ड्रीम के अंदर उसे क्रॉस दिखाई देता है, ऐसा क्रॉस जिसके ऊपर की जीसस को क्रूसिफाई किया गया था। इस पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में 1 से 27 तक लाइन्स है, सेकेंड पार्ट में 1 से 28 से 121 तक, और थर्ड में 122 से 156 तक। जो स्टार्टिंग है पोएम की, उसमें ड्रीमर क्रॉस को देखता है और वो देखता है कि क्रॉस पूरी तरह से जैम से, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। लेकिन बाद में वो क्या देखता है कि इन ब्यूटीफुल स्टोन्स के पीछे या जवाहरातों के पीछे ये क्या है? ब्लड से सना हुआ है जो क्रॉस है, और वो ब्लड किसका है? जीसस क्राइस्ट का ब्लड है वो। राइट, और सेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं कि जो क्रॉस है वो अपनी कहानी को वर्णित करता है कि किस तरह से जीसस को इसके ऊपर क्रूसिफाई करके मारा गया था। क्रूसिफिकेशन की जो स्टोरी है
वो क्रॉस के ही प्रोस्पेक्टिव से बताई जाती है, मतलब क्रॉस खुद वर्णित करता है, क्रॉस नरेटर बन जाता है यहाँ पर। इट बिगिंस विद द एनिमी, और क्रॉस कहता है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करना था तो जो एनिमी थे वो एक ट्री को कट करने के लिए जाते हैं, और ये ट्री कौन है? ये ट्री वही क्रॉस है जिसकी लकड़ी से की क्रॉस को बनाया गया था। तो जब वो इस ट्री को कट करके लेकर जाते हैं तो ट्री को पता है कि मैं किसी क्रिमिनल का बियरर नहीं हूँ, मतलब मुझ पर किसी क्रिमिनल को क्रूसीफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जाएगा। और इस तरह से जीसस क्राइस्ट और क्रॉस यहाँ पर इकट्ठे विक्टर्स के रूप में, विजेताओं के रूप में वर्णित किए गए हैं। क्यों विजेताओं के रूप में वर्णित किए गए हैं? क्योंकि ना तो जीसस क्राइस्ट फॉल करने के लिए रेडी है और ना ही ये क्रॉस, दोनों ही एज इट इज खड़े हुए हैं, पूरी दृढ़ता से स्टैंडिंग पोजीशन में वो खड़े हुए हैं। टेकिंग ऑन अनसरमाउंटेबल पेन, दोनों ही असहनीय पेन को झेलते हैं। फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड, क्यों झेलते हैं? मानवता के लिए। ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट नहीं था, बल्कि कि क्रॉस भी था जिस पर की कील चुभाई गई थी। और विजन जब खत्म होता है तो जो व्यक्ति है जिसको ड्रीम में ये पोयम दिखाई देती है, ये जो पोयम है ड्रीम ऑफ द रूड, ये फर्स्ट विजन पोयम है, फर्स्ट विजन पोयम, या हम कह सकते हैं अर्लीस्ट विजन पोयम है ये। विजन पोयम को ड्रीम पोयम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली ड्रीम पोयम है, और जैसे ही ड्रीम खत्म होता है उस व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति थॉट्स में खो जाता है, मतलब विचारों में खो जाता है, और वो भगवान की प्रेज करता है कि उसने सपने के माध्यम से ही उसे इस ग्लोरियस क्रॉस के पास पहुंचाया, और वो फिर से उस क्रॉस के पास जाने की इच्छा प्रकट करता है। और फाइनली जब वो क्रॉस को ढूंढता है तो अंत में क्या पाता है कि जो क्रॉस है वो उसके खुद के मन में ही है। जिस क्रॉस को वो ढूंढता है कहाँ पाता है उस क्रॉस को? इन दी हार्ट, अपने मन में पाता है। तो दिस वाज द एंड ऑफ द पोयम, ठीक है। अब ये जो विजन ऑफ द रूट पोयम थी ये सीन वुल्फ का वर्क माना गया, और हम देखते हैं कि जो विजन ऑफ द रूट है इसमें क्रॉस कहाँ मिलता है? फाइनली उस व्यक्ति के हार्ट में ही मिलता है, उस व्यक्ति के मन में ही मिलता है। इस तरह से ये ड्रीम पोयम होने के साथ साथ एक बहुत ही गहरी रिलीजियस पोयम भी है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सीन वुल्फ और उसकी पोयम्स का इंट्रोडक्शन। कल के लेक्चर में हम वेनरेबल बेड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही फेमस क्रिश्चियन राइटर है एंग्लो सैक्सन एज का।